बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश में हजारों स्टूडेंट्स सड़क पे आ चुके हैं बड़े बड़े लाठियों और वेपन्स के साथ, और खुलेआम दिन दहाड़े पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है, व्हीकल को तोड़ा जा रहा है, शॉप्स को बर्बाद किया जा रहा है, और पुलिस से डायरेक्टली जब मुठभेड़ हो रही है तो पुलिस को ही पीट दिया जा रहा है। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए बांग्लादेश की पुलिस टीयर गैस का इस्तेमाल कर रही है, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जो सिचुएशन है वो एकदम से भी कंट्रोल में आने का नाम नहीं ले रहा है। और इसके कारण अभी तक लगभग बांग्लादेश में 132 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है, जिसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, नॉर्मल पब्लिक है और स्टूडेंट्स भी हैं, और लगभग 2500 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरीके का बड़ा प्रोटेस्ट बांग्लादेश में क्यों हो रहा है, आखिर इतने लोगों की जानें क्यों जा रही है। इसका सबसे पहला कारण है 30% रिजर्वेशंस फॉर फ्रीडम फाइटर्स इन 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार। तो अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश आजाद कैसे हुआ और आखिर ये लिबरेशन वार क्या है, ये 30% रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, और बांग्लादेश के पीएम पे क्या क्या एलिगेशंस लग रहे हैं, और क्या ये पहला इतना बड़ा बांग्लादेश में प्रोटेस्ट है। ये सारे के सारे सवालों का जवाब मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं ये वीडियो पूरा का पूरा जरूर देखें। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा 1947 में। 1947 में जब इंडिया ब्रिटिश से आजाद हुआ तो ठीक उसके एक दिन बाद इंडिया और पाकिस्तान एक ही लैटिट्यूड पे डिवाइड हो गए, और जब पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान दो फेजेस में डिवाइड हुआ, एक हुआ वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो लगभग 1800 किलोमीटर से भी ज्यादा का था। और आप लोगों को बात पता होगा कि इंडिया का हर 150-200 किलोमीटर जाते ही उन लोगों का जो कल्चर, एथनिसिटी, रिलीजन, जो सोचने का तरीका है वो सारा का सारा चीज बदल जाता है। इसीलिए हर इंसान को उस जगह में जाके जल्दी एडजस्ट कर पाना बहुत प्रॉब्लम होता है, और इससे बड़ा डिस्टेंस था वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में। और जब वो डिवाइड हुआ तो ज्यादातर इकोनॉमिक पावर जो था वो वेस्ट पाकिस्तान को दिया गया, और जब वेस्ट पाकिस्तान वाले जब ईस्ट पाकिस्तान में आते थे तो वो लोग यहाँ पे देखते थे लैंग्वेज गैप, यानी जो हमारा पाकिस्तान था वहां पे मेन लैंग्वेज उर्दू था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान वाले जब ईस्ट पाकिस्तान में आए तो वो लोग यहाँ पे देखे कि यहाँ का जो मेन लैंग्वेज है वो तो बंगाली है, और यहाँ बंगाली से इतने ज्यादा एसोसिएटेड है। और इसका कारण ये था कि इंडिया का जब ब्रिटिश से लड़ाई चल रहा था तो उस दौरान बहुत सारे बंगाली पोइट्स निकले थे, बहुत सारे बंगाली भाषा में लड़के उन लोगों ने उसको इंस्पायर किया था, और ये लोग बंगाली को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे, और वहीं पे वेस्ट पाकिस्तान चाहता था कि वो लोग यहाँ पे उर्दू का इंप्लीमेंट कर दें। इस चीज को लेके उन लोगों में बहस छिड़ने लगी। उन लोगों ने ये भी देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो वेस्ट पाकिस्तान के कंपेरिजन थोड़े छोटे छोटे और थोड़े पतले पतले हैं। ये चीज उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, और यहाँ का जो कल्चर है वो काफी इंडिया से मिलता जुलता, हिंदुइज्म से मिलता जुलता है। ये चीज पाकिस्तान को, यानी वेस्ट पाकिस्तान को एकदम से अच्छा नहीं लगने लगा, और वो लोगों ने जबरदस्ती प्रेशराइज करने लगा बांग्लादेश पे। इसके कारण बांग्लादेश में आए दिन रेप होना चालू हो गए, लोगों को मारा जाने लगा, बहुत सारे टॉर्चर्स किए जाने लगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो बांग्लादेश है उस समय का ईस्ट पाकिस्तान फेस करने लगा। ऐसे फेस करते 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 बहुत सालों तक ये चला, लेकिन उन लोगों ने डिसीजंस लिया कि अब और ज्यादा नहीं। तो फाइनली 1971 का टाइम आता है, और 1971 में 26 मार्च 1971 को एक सेना बनाई जाती है, जिस सेना का नाम होता है मुक्ति बाहिनी सेना। मुक्ति का एक्चुअल मीनिंग होता है, मुक्ति मतलब आजादी। तो उसमें क्या होता है, उसमें इंडिया का भी साथ होता है। उस मुक्ति बाहिनी सेना जो बनता है वो त्रिपुरा के बॉर्डर के साइड में बनता है। उसमें बहुत सारे रिक्रूट किए जाते हैं बांग्लादेश से लोग। अब क्या होता है, ये शुरुआती फेज में तो ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो इस चीज को सैम मानेकशॉ, जो कि इंडिया के उस समय के बहुत बड़े ऑफिशियल पोस्ट पर रहे, आर्मी में थे, उन्होंने इस चीज को सोचा कि इस चीज को ट्रेनिंग दिया जाए। इसके लिए उन लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट किया 1 मई से। उसको पूरा का पूरा आर्म्स का ट्रेनिंग दिया गया, हर चीज इन लोगों को सिखाया गया। इन लोगों का 3 मेन मकसद था। सबसे पहला था इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, यानी जो भी चीज वेस्ट पाकिस्तान से आने वाले हैं, गाड़ी जैसे ब्रिज हो गया, जैसे रास्ता हो गया, वो सारा चीज को डैमेज कर देना ताकि वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान में लोग ही ना आए, आर्मी ही ना पाए। इनका दूसरा काम था कम्युनिकेशंस। ये लोग हर वो चीज जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, हर वो चीज को काट देना चाहते, वहां से लाइन से काट देना चाहते थे, जिसके कारण वो कम्युनिकेशन गैप वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में आ जाए, या कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो वेस्ट पाकिस्तान में खबर ही ना पहुंचे। इससे उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, और उन लोग धीरे धीरे क्या चल रहा है उन लोगों को पता नहीं चलेगा। तीसरा, एलाइड फोर्सेस। अब क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, वहां पे जो एग्जिस्टिंग पुलिस ऑफिशियल है वेस्ट पाकिस्तान के, वहां पे अब उससे ज्यादा होंगे नहीं, क्योंकि लोकल पब्लिक ज्यादा हो गई। अब ये लोग क्या करने लगे, मुक्ति बाहिनी सेना के हेल्प से उन ऑफिशियल्स को मारने लगे, उन पे टॉर्चर करने लगे, और
धीरे 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 करके 9 महीने तक ये युद्ध चलने के बाद 15 दिसंबर 1971 को मुक्ति बाहिनी सेना की मदद से बांग्लादेश आजाद हो गया और उसका नाम ईस्ट पाकिस्तान से बदल के रख दिया गया बांग्लादेश। और इसके बाद 1972 में एक बिल लाया गया क्योंकि गवर्नमेंट अपना बन चुका था वहां पे, और उस बिल में यह बताया गया कि जो लोग भी इस फेजेस के दौरान, बांग्लादेश बनने के दौरान लगभग 3 से 30 लाख लोग जो शहीद हुए हैं वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, और उनका जो जॉब कोटा है वो एलोकेट किया जाएगा। और उस दौरान जॉब कोटा को डिफाइन किया गया कुछ इस तरीके से, जहां पे 30% बुक किया गया फ्रीडम फाइटर्स के लिए, 10% बैकवर्ड सिटीज के लिए बुक किया गया, इसके बाद जो 10% वो वुमेन्स के लिए बुक किया गया, 5% वहां के जो माइनॉरिटीज है उसके लिए बुक किया गया, और 1% जो डिसेबल्ड लोग हैं उसके लिए बुक किया गया। और एक्चुअली जो मेरिट बेसिस पे जो था वो सिर्फ और सिर्फ 44% ही बता। तो एक्चुअली वहां से ये रिजर्वेशन सिस्टम आया। और अगर इसको देखा जाए तो मेरिट बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ 44%, ये कैसे हो सकता है? उस समय तो ठीक था क्योंकि उस समय बांग्लादेश में ज्यादातर लोग गवर्नमेंट में नहीं जाते थे और उतना ज्यादा पॉपुलेशन नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगा उसी का रिजल्ट है आज में इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हो रही है। खैर 1975 में जो कि शेख मुजीबुर रहमान बहुत बड़े वहां के लीडर थे जिन्होंने ये मुक्ति बाहिनी सेना के हेल्प से जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद करवाया, उनका असैसिनेशन हो गया। सिर्फ उनका नहीं, उनके दामाद को भी मार दिया गया, उनके बेटी को भी मार दिया गया, घर में घुस के एक्चुअली मार दिया गया। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था बांग्लादेश के लिए। इसके बाद क्या हुआ, वहां पे एक जमात इस्लामी करके ऑर्गेनाइजेशन है, बांग्लादेश जमात इस्लामी। इस चीज के बारे में मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। ये क्या करती है, इसके हेल्प से 1991 में जो वहां के बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, वो पावर में आ जाती है और पावर में आने का बहुत सारे काम करती है। लेकिन फिर से ये जो बांग्लादेश जमात इस्लामी है ये सपोर्ट कर देती है अवामी लीग को, जो कि आज की पीएम है शेख हसीना। उस अवामी लीग जब जीत जाता है 1996 में तो उसकी जो पीएम बन जाती है वो बन जाती है शेख हसीना, और ये 2001 तक चलता है। इसके बाद फिर से वो हार जाती है, लेकिन वापस से शेख हसीना पीएम बनती है 2009 में, और 2009 में पीएम बनने के बाद पूरा का पूरा सत्ता इधर उधर हो जाता है। 2011 में वो जो है शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ नेशन घोषित कर देती है, और इसके बाद 2013 में ये जो जमात इस्लामी है बांग्लादेश को बैन कर दिया जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट करवाए थे। 60 से ज्यादा लोग उस प्रोटेस्ट में मारे गए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जमात इस्लामी किस तरीके से फॉर्म हुआ। तो इसके हिस्ट्री को जानने के लिए हम लोग को एकदम 1941 में जाना पड़ेगा। 1941 में ना लाहौर में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, और इसका मेन मकसद था कि ब्रिटिश से इंडिया को आजादी, क्योंकि उस समय इंडिया पाकिस्तान सब एक हुआ करता था। और एक्चुअली जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो रहा था तो ये जमात इस्लामी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी तो नहीं चाहती थी कि इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो। इन लोगों का जो आइडियोलॉजी था, इस्लाम आइडियोलॉजी, वो चाहता था कि जो भी लोग हैं वो सारे एक साथ रहे। ऐसे होने से जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उन लोगों में भेदभाव पड़ जाएगा, और बाद में इन लोगों का जो प्लानिंग है वो सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा। और ये जो जमात इस्लामी है, ये जमात इस्लामी का एक्चुअल जो लैंग्वेज था वो उर्दू लैंग्वेज था। जब ये बांग्लादेश में बना तो कहीं ना कहीं ये लोग उर्दू को सपोर्ट करते थे, और धीरे धीरे सब बात निकल के आने लगा कि जमात इस्लामी उर्दू को सपोर्ट करती है, ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है, पाकिस्तान से बहुत सारे लिंक पाए गए, और बीएनपी के कुछ लीडर्स भी ये जमात इस्लामी से ही लीडर बने। तो इस तरीके से जमात इस्लामी को बैन कर दिया गया, और क्योंकि ये ओरिजिनली एक पाकिस्तान का ही ओरिजिन था। अब सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट है ये अकेला प्रोटेस्ट है? नहीं, आप अगर देखेंगे तो 2010 में जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट एक हुआ था, जहां पे गारमेंट शॉप्स के जो वर्कर्स थे वो रोड पे आ गए थे और बहुत सारे शॉप को जला दिया गया था, व्हीकल को तोड़ दिया गया था, उसमें सरकार का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, बहुत लोग मारे भी गए थे। फिर से 2013 में आप अगर देखेंगे तो साबार प्रोटेस्ट, जो कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मास लेवल पर ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें भी बहुत ज्यादा सरकार का नुकसान हुआ था। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है। और सेम ईयर 2013 में ही राना प्लाजा जो एक फैक्ट्री था वो कोलैप्स होने के कारण बहुत सारे मजदूरों की जान चली गई थी। उसमें बहुत सारे लोग रास्ते पे उतर के बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया था, उसमें भी सरकार का नुकसान हुआ था। 2018 में आप अगर देखेंगे तो रोड सेफ्टी के ऊपर बहुत बड़ी जुलूस निकाली गई थी, प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें भी सरकार का बहुत नुकसान हुआ था। और ऑन द सेम ईयर 30% रिजर्वेशन जो था उस पर भी प्रोटेस्ट हुआ था। और आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि 30% रिजर्वेशन सिस्टम को 2018 में उसको नकार दिया गया था और उसको मेरिट बेस पे कर दिया गया था। 74% लोग मेरिट बेस पे सेलेक्ट होंगे, लेकिन वही अब जो 70% है यानी 74% है वो 30% को वापस से इंप्लीमेंट कर दिया गया है 2024 में। और इसी के कारण जो है ना वो अभी के बांग्लादेश के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा नाराज है, और उनका यह कहना है कि मेरिट बेसिस पे अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो किस तरीके से होगा। वैसे आप अगर 2022 में भी देखेंगे तो ऑपोजिशन के जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि शेख हसीना रेजिग्नेशन दे दे एज ए पीएम के हिसाब से। इसका मतलब तो ये है कि बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो तो एकदम कॉमन है। तो इस प्रोटेस्ट का कारण क्या है? इसका सबसे पहला कारण है गवर्नमेंट फेलर। वहां की जो एजेंसी से वो एग्जैक्ट पता नहीं लगा पाती है कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है और प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज क्यों किया जा रहा है। यानी गवर्नमेंट का ये नुकसान है, गवर्नमेंट का फेलर है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो जमात इस्लामी जो एक ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन जिसको ऑलरेडी 2013 में बैन कर दिया गया था, ये एक पब्लिक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ये हाईजेक करती है और ये करवाती है सारा चीज पपेट का तरह। सारे लोग उसके पीछे पीछे घूमते हैं ताकि जो सरकार है 2009 से 2024 तक अभी जो कंटिन्यू चल रही है आवामी लीग, इसको जल्दी से जल्दी गिरा सके और सत्ता में उठा पलट हो और वो लोग यहाँ पे आ सके। They're unable to beat her at the polling booth. So what do? They hit the streets, especially the Jamaat-e-Islami. It's a radical Islamist party in Bangladesh. They're known for hijacking public protests. इसके कारण स्टूडेंट्स ने क्या किया है, जो टेलीविजन का जो हेडक्वार्टर था उसके पूरे बिल्डिंग में आग लगा दी है। Have stormed and set fire to the headquarters of the main state broadcaster. Bangladesh Television says many people are trapped inside its offices in the capital Dhaka. अभी पूरा का पूरा बांग्लादेश में कर्फ्यू चल रहा है, पूरा का पूरा बांग्लादेश बंद पड़ा हुआ है। कर्फ्यू लगने के कारण इंटरनेट बंद है और बहुत ज्यादा बांग्लादेश अभी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि बाहर के जो यूरोप कंट्रीज है वो बांग्लादेश को एकदम नजर बनाए हुए हैं और हो सकता है उन पर भी सैंक्शंस लगा दिया जाए। बांग्लादेश बहुत ज्यादा कॉटन के कपड़े एक्सपोर्ट करता है और वो बता रहे हैं कि अगर आप लोग अपने इस प्रोटेस्ट को साइलेंटली हैंडल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों पर सैंक्शन लग सकता है। तो बांग्लादेश जो है वो फाइनेंशियल भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकता है। We've been watching this matter very closely, both from our embassy and officials here in Washington have been monitoring the protests, have seen the reports of people dying, being killed in the protests, and we again call on the government to uphold individuals' rights to protest peacefully. और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया का भी थोड़ा बहुत नुकसान वहां पे होने का चांसेस है। दो इंडिया ने अभी तक वहां पे कुछ एक्शन नहीं लिया है। आप अगर देखेंगे तो बांग्लादेश एक डेवलपिंग कंट्री था, अचानक से वहां पे इन्फ्लेशन जो है वो 10% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ने लगा है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि वहां का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये बता दिया है कि 7 अगस्त तक इसका फैसला आएगा, लेकिन अभी का जो रिसेंट न्यूज उसमें बताया गया है कि अचानक से री इम्प्लीमेंट करना ये कहीं ना कहीं इलीगल है, वहां के कोर्ट ने ये बताया है। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आखिर आगे क्या होता है ये सिचुएशन के साथ पता चलेगा। लेकिन हमें ये सारा चीज समझा कि किस तरीके से आखिर बांग्लादेश में इस तरीके का प्रोटेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और कैसे स्टूडेंट्स को एक पपेट बना के खेला जा रहा है सत्ता पलट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और इसी तरीके का अगर आप लोग देखना चाहते हैं इंडिया चाइना के ऊपर तो मेरा एक वीडियो है, वो वीडियो भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।